श्रीकांत वर्मा को आप जानते होंगे। आज हम श्रीकांत वर्मा की कविता और उनकी जीवन दृष्टि पर बात करेंगे। श्रीकांत वर्मा हिंदी के नायाब कवि थे। उन पर जितना ध्यान जाना चाहिए था वो गया नहीं। इसके कई कारण थे। उन कारणों की चर्चा बाद में होगी। सबसे पहले तो ये हम जाने कि नई कविता के दौर में जो कवि आए उसमें श्रीकांत जी लगभग सबसे छोटे पड़ते थे। – 1931 में पैदा हुए बिलासपुर में। पत्रकारिता जीविका के रूप में चुनी। हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक दिनमान में 10-12 वर्षों तक काम किया। फिर एक राजनीतिक दल के जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल था उसके महासचिव हो गए, प्रवक्ता हो गए, राज्यसभा में गए, सांसद हुए। चूंकि वो सत्ता के करीब थे, इस कारण से उनके कवि को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आमतौर से माना जाता है कि कवि को और लेखक को सत्ता से दूर ही होना चाहिए। इसके बावजूद श्रीकांत एक विशिष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं और ऐसा कवि जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक लगता है। राजनीति में रहकर राजनीति के भीतर के अंतर्विरोधों की बहुत ही प्रामाणिक पड़ताल करने वाला हिंदी का यह नायाब कवि है। और उनके अंतिम काव्य संग्रह मगध को इसी रूप में याद किया जाता है। श्रीकांत वर्मा का पहला काव्य संग्रह भटका मेघ 1957 में आया। उसमें एक लोक गंध थी, लोक रंग था, गांव था, प्रकृति थी, मेघ थे, हवा थी, वनस्पतियां थी, नदी थी। यानी कुल मिलाकर हमारा गांव और कस्बा और उसका लोक संसार बड़े ही जीवंत रूप में हमारे सामने आए। और श्रीकांत वर्मा का यह संकलन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। भटका मेघ, भटका मेघ की कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये एक युवा कवि की जो रचनात्मकता है वह कितने सघन ढंग से और कितनी ताजगी लिए हुए हमारे सामने आ रही है। भटका मेघ जब हम कहते हैं, यानी श्रीकांत वर्मा की कविता के शीर्षक पर ध्यान जाता है तो याद कीजिए कि मेघदूत हमारी काव्य परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, भारतीय काव्य परंपरा का। कालिदास का मेघदूत, उसमें एक विरही यक्ष मेघ को दूत बना देता है अपनी प्रिया तक अपना संदेश भेजने के लिए। लगभग उसी मेघ को याद किया है श्रीकांत ने
लेकिन वह मेघ भटक गया है। यानी कालिदास ने जिस मेघ को रामगिरी पर्वत से भेजा था अलकापुरी के लिए, उससे रास्ता बताया था, उस रास्ते से वो मेघ भटक गया है। उस मेघ का भटकना, यानी उस मेघ के भटकाव को श्रीकांत वर्मा इतना आधुनिक और सार्थक आयाम देते हैं कि उसे अपने जीवन संघर्ष से, हमारे ज़माने के जीवन संघर्ष से, जनता के जीवन संघर्ष से और हमारे लोक से, हमारी धरती से, हमारे ज़माने से उसे जोड़ कर रख देते हैं और एक नई काव्य भूमि हमें दिखाई देती है। वो काव्य भूमि सिंचित होती है और हरित भरित होती है श्रीकांत वर्मा के हाथों। मैं चाहता हूँ कि भटका मेघ कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखूं। भटका मेघ आप जब देखेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो उसकी विशिष्टता का अंदाज होगा। भटका मेघ, शुरुआती अंश है, मेघ कह रहा है, भटक गया हूं मैं आषाढ़ का पहला बादल, भटक गया हूं श्वेत फूल सी अलका की मैं पंखुड़ियां तक छू न सका हूं, किसी शाप से शप्त हुआ दिग्भ्रमित हुआ हूं, शताब्दियों के अंतराल में घूम रहा हूं, कालिदास मैं भटक गया हूं, मोती के कमलों पर बैठी अलका का पथ भूल गया हूं। मेघ कवि को बता रहा है, कालिदास को बता रहा है, यानी हमारे समय के कालिदास को, हमारे समय के कवियों को बता रहा है कि वो अलकापुरी, रामगिरी पर्वत से अलकापुरी की ओर जो जाने वाला मेघ था, वो अलकापुरी पहुंचा नहीं, दरअसल वो भटक गया। और भटक कर कहाँ आया? तो वो ज़माने के साथ खड़ा हो गया। वो अपनी धरती को देखने लगा, लोगों को देखने लगा, उनकी समस्याएं देखने लगा, उन किसानों को देखने लगा, उन फसलों को देखने लगा जो उसके सामने आए। वह सिर्फ एक बिरही प्रेमी का प्रेम संदेश पहुंचाने वाला वाहक नहीं रह गया, उसके अर्थ का विस्तार हो गया। इस कविता का अंत करते हुए श्रीकांत कहते हैं, जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूं। उस मेघ पर आरोप लग सकता है कि यक्ष ने तो तुम्हें अलकापुरी भेजा था, तुम बीच में क्यों भटक गए? तो उसका कारण वो बताता है, मैं जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूं, यह कैसे संभव है? पानी की जड़ है पृथ्वी में, बादल तो केवल पल्लव है, मुझ में अंतर द्वंद छिड़ा है, मुझे क्षमा करना कभी मेरे, तुमने जो दिखलाया मैंने उससे कुछ ज़्यादा देखा है। मैंने सदियों को मनुष्य की आंखों में घुलते देखा है, मेरा मन भर आया है कभी, अब न रुकूंगा। अलका भूल चुकी मैं अब तो इस धरती की प्यास हरूंगा, सूखे पेड़ों पौधों अंकुओं की अब मौन पुकार सुनूंगा। सुखी रहे तेरी अलका, मैं यहीं झरूंगा, अगर मृत्यु भी मिली मुझे तो यहीं मरूंगा। यह कालिदास के मेघ का नया अर्थ है और इतने खूबसूरत ढंग से श्रीकांत इसे लेकर आते हैं। और आमतौर से भटकाव को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ भटका मेघ नया अर्थ देता है और उसकी जो अर्थ व्यंजना
दिखाई पड़ती है वह विलक्षण है। इन पंक्तियों के साथ अपने लोकोन्मुख रुख के कारण श्रीकांत वर्मा ने प्रगतिशील कविता के समानांतर एक नया प्रगतिशील दृष्टिकोण रखा, कविता का मिजाज रखा। वो प्रगतिशील कवि नहीं थे, प्रगतिशीलता से उनकी बहस थी, लेकिन उन्होंने उसके समानांतर नए ढंग की, नए मिजाज की प्रगतिशील कविताएं लिखी। श्रीकांत वर्मा में एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि श्रीकांत वर्मा में लय है, गीतात्मकता है। आपको ज़्यादातर जगहों में तुक भी मिलेगी, अपनी गीतात्मकता, अपने वाक्य विन्यास, लय और तुक के कारण उस दौर के विशिष्ट कवि हैं, हो जाते हैं श्रीकांत वर्मा। और श्रीकांत वर्मा की कविताएं अलग से पहचान ली जाती हैं। उन्होंने गीतों में कुछ विलक्षण प्रयोग किए और नए ढंग के गीत लेकर आए। वे गीत छायावादियों से और खुद उनके अगल बगल के जो नई कविता के कवि थे, उनके गीतों से उनके गीत अलग हैं। उन गीतों को देखना एक तरह से गीत के नए संसार में प्रवेश करना है। एक उनका गीत उस ज़माने में बहुत प्रसिद्ध हुआ था और हिंदी का ये प्रसिद्ध गीत है जो नए मिजाज का पता देता है, गीत के नए मिजाज का, गीत की नई भंगिमा का और गीत में आती जो नई ताजगी है उसका। डगमग दो पाँव कहीं, डगमग दो पाँव कहीं, मुधियारे के चुप्पी, वन चिड़िया चीर गई, गंध वायु में कांपी, पोखर के तीर गई, पंखुड़ी से ओस गिरी, शुकवा की आंख फिरी, मूर्छित है छाँव कहीं, डगमग दो पाँव कहीं। सरिता के बालू तट लहरों की संध्याएं, घाट पर प्रतीक्षारत यात्री हम पथराएं, कूलों पर गाछ खड़े शायद कल दीख पड़े, लहर कहीं नाव कहीं। श्रीकांत इस तरह से आप देखेंगे कि गीतों को नया आयाम देते हैं, नया अंदाज देते हैं। हिंदी गीत को बिल्कुल ही आधुनिक भावबोध से, नई शब्द भंगिमा से भर देते हैं। श्रीकांत को और श्रीकांत की कविता को इस रूप में भी याद किया जाना चाहिए। मानवीय संवेदना श्रीकांत के यहाँ बहुत जबरदस्त है। इस मानवीय संवेदना को एक तरह से घटाकर या उसकी अनदेखी करके श्रीकांत को ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता। उसके सघन रूप को देखने के लिए मैं आपकी उनकी एक कविता की ओर ले चलना चाहूँगा। कविता है माँ की आँखें, और ये उनके संग्रह दिनारंभ की कविताएं हैं। इसके पहले जो मैं कविताएं आपके सामने उद्धृत कर रहा था वो भटका मेघ की थी। दिनारंभ की ये कविता माँ की आँखें अपनी कुछ ही पंक्तियों में हमें इस तरह छू जाती हैं कि हम श्रीकांत
कि कवि वैशिष्ट पर मुग्ध हो जाते हैं। श्रीकांत के कवि वैशिष्ट को इसकी उपेक्षा करके नहीं समझा जा सकता। मां की आंखें, मेरी मां की डब-डब आंखें मुझे देखती हैं यूं, जलती फसलें कटती शाखें, मेरी मां की किसान आंखें। मेरी मां की खोई हुई आंखें, मेरी मां की खोई आंखें मुझे देखती हैं यूं, शाम गिरे नगरों को फैलाकर पांखें, मेरी मां की उदास आंखें। ये मां पर और मां की आँखों पर लिखी हुई कविता हिंदी में कितनी नई है, इस कविता का जब विश्लेषण आप करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जलती फसलें हैं। अब माँ को याद करते हुए जलती फसलें याद आएं, कटती शाखें याद आएं, और माँ की कौन सी आंखें, वो किसान आंखें याद आएं। स्वाभाविक रूप से यह एक अलग किस्म की कविता का परिचय देने वाली कविता है। श्रीकांत को और श्रीकांत की कविता को इस रूप में भी याद किया जाना चाहिए। श्रीकांत के यहाँ ब्योरे हैं। श्रीकांत जब कविता कहते हैं तो वो जीवन का और संसार का और अपने समय और समाज का ब्यौरा भी देते हैं। वो ब्यौरे के भी कवि हैं। और श्रीकांत में जो ब्यौरे का वर्णन है वह भी उनकी कविता को विशिष्ट अंदाज देता है, विशिष्ट रंग देता है। उनके इस विशिष्ट रंग को देखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी एक कविता देखी जाए। मैं आपके सामने उनकी कविता दिनारंभ की कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगा। दिनारंभ यानी दिन की शुरुआत, सुबह कैसे हो रही है। तो एक मोहल्ले में, हर मोहल्ले की अपनी सुबह होती है, हर परिवार की अपनी सुबह होती है और हर व्यक्ति की अपनी सुबह होती है। लेकिन श्रीकांत का कवि अपने मोहल्ले की सुबह को जिस तरह देखता है और जिस तरह उसके ब्यौरे देता है, उस ब्यौरे के लिए उस कवि को देखना चाहिए। असल में वो ब्यौरा कितना नया है और हिंदी कविता में किस तरह से नयापन उभरने वाला है ब्यौरा, ये देखिए। दिनारंभ। एक मारवाड़ी मुनीम जमुआई लेता हुआ कुंजी का गुच्छा खोसे अपनी टेंट में। एक मारवाड़ी मुनीम जमुआई लेता हुआ कुंजी का गुच्छा खोसे अपनी टेंट में, चलता चला चलता है दुकान की ओर, बही खोल लिखता है श्री गणेशाय नमः शुभ लाभ। जमुआई लेकर फिर एक बार जोर से कहता है ओम नमो शिवाय। पटरी पर खड़ी एक गाय रम्हाती है, गली से एक स्त्री हाथ में झाड़ू सिर पर टोकरा लिए आती है। सड़क पर धूल, आंख में कीचड़, पेड़ पर धूप, धोती पर दाग, चौके में धुआं, अचानक हर घर में सुबह फट पड़ती है। एक बिल्ली मुड़ेर पर बैठी हुई दूसरी बिल्ली से झगड़ती है, दुकानें खुलती हैं। एक सुबह किसी मोहल्ले
कि सुबह है ये और कैसे दुकानें खुलती हैं और पटरी पर बैठी हुई गाय और एक मारवाड़ी मुनीम खोलता हुआ दुकान और बही पर लिखता हुआ और घर में उठता हुआ धुआं, इसका जो ब्यौरा श्रीकांत देते हैं, ये ब्यौरा देने का ढंग नया है। और इस कारण उनको नई कविता के दौर में, यद्यपि वो सप्तक परंपरा के कवि नहीं हैं, सप्तक से बाहर के कवि हैं, लेकिन उन्हें नई कविता दौर का एक विशिष्ट कवि, उनके इस ब्यौरे के वर्णन के लिए विशिष्ट कवि के रूप में याद किया जाना चाहिए। श्रीकांत को एक और रूप में भी याद किया जा सकता है। श्रीकांत कविता की ताकत को जानते हैं और कविता की सीमा को भी। हम मुक्तिबोध को अक्सर कहते हैं कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, कि ये पूंजीवादी समाज चल नहीं सकता। ये बहुत मशहूर लाइन है। श्रीकांत भी कविता की इस ताकत को आजमाते हैं और कविता पर भरोसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी सी लाइनें आपके सामने रखूं, जिससे श्रीकांत का कविता पर जो भरोसा है उससे आप परिचित हो सके। संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है। देखिए, मुक्तिबोध भी वहां कह रहे हैं कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, क्योंकि मुक्तिबोध को पता है कि जो कहा जा रहा है उसे दूसरे ढंग से कहा जाना चाहिए, लेकिन मैं कवि हूं इसलिए कविता में कह रहा हूं। श्रीकांत कह रहे हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है हमारे जीवन में और जगत में, हमारे समाज में, वह सब कुछ कविता में कहा नहीं जा सकता। यह कविता की सीमा है। संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है। 20वीं शताब्दी में मनुष्य के साथ कांपते हैं हाथ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह दुनिया किसी जालिम के लिए नहीं बनी है। संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है। 20वीं शताब्दी में मनुष्य के साथ कांपते हैं हाथ। ये कविता की सीमा और कविता की ताकत। ये एक अंश है श्रीकांत की एक कविता युद्ध नायक, जो प्रसिद्ध कविता है उनकी, और जलसा घर की कविता है। उस जलसा घर की युद्ध नायक कविता का एक अंश है जिसमें वो कविता की सीमा का उल्लेख करते हैं। ऐसी ही एक कविता है जलसा घर में प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? सृजन करने वाले को। कवि को भी प्रजापति कहते हैं। ये एक तरह से आत्मालाप है कवि का। प्रजापति का प्रजापति से संवाद है। और यह कविता इस आत्मालाप के कारण है, तो यह आत्मालाप लेकिन हमसे संवाद करती हुई प्रतीत होती है और हमारे समय की विशिष्ट कविता हो जाती है। उसके कुछ अंश पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कुहरे में डूब गए हैं कुछ नारे, धूल में पड़े हैं कुछ शब्द। उठाओ इन शब्दों को उठाओ, क्रांति की प्रतीक्षा करती हुई जनता सो गई है।
अमूर्त, कितनी अमूर्त है कविता, अमूर्त, कितनी अमूर्त है कविता। कहाँ है इन सारी कविताओं में वह चेहरा जो जितना मेरा है उतना ही दूसरे का। हृदय, मेरा हृदय, मैं कहाँ बेच आया अपना हृदय। आंखें, मेरी आंखें, मैं कहाँ छोड़ आया अपनी आंखें। नंगी घुमाई जा रही है जुए में हारी हुई स्त्री, मैं देख नहीं सकता। न्यायालय बंद हो चुके हैं, अर्जियां हवा में उड़ रही हैं, कोई अपील नहीं, कोई कानून नहीं, कुहरे में डूब गई हैं प्रत्याशाएं, धूल में पड़े हैं कुछ शब्द, जनता थक कर सो गई है। जनता प्रतीक्षा करते करते सो गई है, शब्द धूल में पड़े हैं। उन शब्दों को उठाने का आह्वान श्रीकांत करते हैं। यह एक नई भंगिमा है कवि की, और इस रूप में श्रीकांत, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें प्रगतिशील या जनवादी नहीं माना जाता, लेकिन उनका जो यह तेवर है, उनकी जो काव्य चेतना है और उनका जो कवि मिजाज है, वह नए ढंग का एक जनवादी मुहावरा गढ़ता है और हिंदी कविता को अलग ढंग से लोकतांत्रिक और जनचेतस बनाता है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में उनका इतिहास बोध बहुत प्रखर रूप में व्यक्त हुआ है। बिना इतिहास बोध के श्रीकांत को ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता। इसलिए शुरू से ही श्रीकांत के यहाँ इतिहास के पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं और उनको नया अर्थ देने की कोशिश करता हुआ कवि है। जलसा घर में ही हम देखें तो बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं, घटनाएं हैं। एक ऐसी ही कविता है कलिंग। आपको मालूम है कि कलिंग में जो उड़ीसा का एक स्थान है जहाँ पाटलिपुत्र के राजा अशोक का युद्ध हुआ था कलिंग वासियों से। कलिंग राज्य की सेना से और कलिंग के राजा से, जिसमें कलिंग की सेना पराजित हुई थी, बहुत ही हत्याएं हुई थी, बहुत खून खराबा हुआ था। कहा जाता है कि उस खून खराबे से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने हिंसा का व्रत लिया, युद्ध का विचार छोड़ दिया। इतिहास की वह घटना कवि की स्मृति में कौंधती है और एक नया इतिहास बोध लेकर हमारे सामने आती है कविता में। श्रीकांत, इसी अर्थ में श्रीकांत की कविता नए इतिहास बोध की कविता है। इस कलिंग कविता का पाठ करें हम। छोटी कविता है। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं।
केवल अशोक सिर झुकाए हुए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही है और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए हैं, केवल अशोक लड़ रहा था। ये जो अशोक के माध्यम से और कलिंग से के माध्यम से श्रीकांत का इतिहास बोध है, यही इतिहास बोध उनके अंतिम काव्य संग्रह मगध में दिखाई देता है। और मगध अपने बहुत ही शक्तिशाली इतिहास बोध के कारण, बहुत ही जागृत इतिहास बोध के कारण हिंदी कविता में एक अमर काव्य संग्रह की तरह याद किया जाता है। किसकी जुबान पर नहीं है कि कौशल में विचारों की कमी है। कौशल अधिक दिनों तक नहीं चल सकता, कौशल में विचारों की कमी है। मैं महाराज बधाई हो, एक सेनापति आकर कहता है महाराज से, राजा से, महाराज बधाई हो, महाराज की जय हो, युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु। और इस तरह वो सेनापति अपने शत्रु के पराजित होने की सूचना देता है। और कवि अंत में टिप्पणी करता है कि युद्ध हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, कौशल अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा क्योंकि उसमें विचारों की कमी है। मतलब ये, किसी भी सत्ता के पास जब तक अच्छे विचार नहीं होंगे, वह सत्ता और सत्ता की प्रतीक राजधानी अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है। सत्ता के तिलिस्म को तोड़ने वाले श्रीकांत हिंदी के अद्भुत कवि हैं। आप सबका शुक्रिया।